हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे हमारे यूपीएससी जो मैंने इंटरव्यू दिया था मेरा आईएएस का, उसके अपने एक्सपीरियंस के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे कि आप मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाकर अपना अगर आप यूपीएससी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो उसकी तैयारी कर सकें। तो मेरा यूपीएससी इंटरव्यू जो है, जो कि दिल्ली में ही होता है, सभी का होता है यूपीएससी का इंटरव्यू। और ये यूपीएससी का जो ऑफिस है संघ लोक सेवा आयोग का, वहाँ पर ये इंटरव्यू कंडक्ट होता है। इंटरव्यू डेट आपको इन्फॉर्म कर दी जाती है। मेरी एडवाइस सभी को है कि इंटरव्यू से एक दिन पहले आप दिल्ली पहुंच जाएं, अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं, और वहाँ पे जाके रिलैक्स रहें, आराम से किसी होटल वगैरह में रुक जाएं और होटल में जाके आराम से रात की नींद पूरी करें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसी दिन मॉर्निंग में पहुँचते हैं जिस दिन इंटरव्यू होता है। ये एक तरह से रिस्की भी है, क्योंकि आपकी अगर ट्रेन लेट हो गई या किसी कारणवश आप फ्लाइट से आ रहे हैं वो कैंसिल हो गई या कुछ रीज़न हो गया, तो यूपीएससी इंटरव्यू में इस तरह की रिस्क कभी भी लेनी नहीं चाहिए। और हमेशा जो है एक दिन पहले आके आप रिलैक्स हो जाएंगे, और आपको कोई ट्रेन लेट का या रात की नींद आपकी पूरी नहीं हो पाती ट्रेन में, तो वो सब जो उसकी वजह से जो आपके फैटिग आता है आपके चेहरे पे, वो सब नज़र नहीं आएगा। आप फील रिलैक्स रहेंगे, अच्छे से आप जाएंगे। बढ़िया से ड्रेसअप हो जाएं। अगर गर्मी का मौसम है तो अच्छी लाइट कलर की शर्ट, डार्क कलर का पैंट पहनिए, जूते शूज़ पहनिए। और अगर आप लेडीज़ हैं तो साड़ी पहन सकते हैं, सूट पहन सकते हैं जिसमें कंफर्टेबल हों। और अगर आप टाई लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, और गर्मी है तो आप टाई नहीं भी लगा सकते हैं। अगर सर्दी का मौसम है तो आप सूट पहन सकते हैं, ब्लेजर पहन सकते हैं। तो इस तरह के एक वेल ड्रेस्ड होकर जाना, और ड्रेस वो पहननी जिसमें आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर सकें। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप सामने वाले को क्या जवाब देंगे। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें। उसके बाद नॉर्मली जो है इंटरव्यू में बोर्ड आपको बहुत ही फेयर इंटरव्यू होता है, और इसमें कहीं भी जो है कुछ इस तरह का नहीं होता है कि जो लोग सोचते हैं कि यूपीएससी इंटरव्यू में धांधली होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत फेयर इंटरव्यू होता है। लास्ट मोमेंट पे आपको बोर्ड डिसाइड किया जाता है। आपका जो बोर्ड होगा वो आपको लास्ट में वहाँ पे पता लगेगा कि आपका बोर्ड कौन सा है जिसमें आपका इंटरव्यू है, और तुरंत ही जो है इंटरव्यू के बाद जो सीट है वो जो ले ली जाती है। तो इसमें कहीं कोई स्कोप नहीं है। जब आपको पता ही नहीं होगा पहले से ही कौन मेरे इंटरव्यू पैनल में है, तो आप किसी तरह की कोई अप्रोच नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये रखा जाता है कि लास्ट मोमेंट पे आपको बताया जाता है। लास्ट मोमेंट पे डिसाइड होता है कि आपका किस पैनल में इंटरव्यू होगा। तो नॉर्मली मॉर्निंग के शिफ्ट में 6 लोगों का इंटरव्यू होता है, और इवनिंग के शिफ्ट में 6 लोगों का इंटरव्यू होता है। तो टोटल जो है एक जो बोर्ड है वो 12 लोगों का इंटरव्यू पूरे दिन में लेता है। और नॉर्मली जो इंटरव्यू का ड्यूरेशन है वो आधा घंटे के आसपास रहता है। तो आप ये मान के चलिए कि 6 लोगों का इंटरव्यू में 3 घंटा मॉर्निंग में और 3 घंटा इवनिंग में लगता है। अब इसमें यह है कि आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें आपको अपने पर्सनल डिटेल्स वगैरह, जो हॉबीज़ वगैरह है, ये सब भरनी होती है, और अपने बारे में लिखना होता है कि आप कौन से नेटिव सिटी से हैं, क्या है। तो ये डिटेल्स जो है वो आपके पहले ही इंटरव्यू बोर्ड के पास पहुंच जाते हैं, और चेयरमैन जो है उसको रीड आउट कर लेते हैं। तो उनको पता रहता है कि आपके बारे में बेसिक क्वेश्चन वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आपकी हॉबीज वगैरह जब आप भरते हैं तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि हॉबीज़ जो हैं वो आपको वो भरनी है जो आपके बारे में आपको नॉलेज अच्छी हो। वो नहीं भरनी है जो कि आप करते हैं एक्चुअली। जैसे कि मेरे इंटरव्यू में मैंने जो है हॉबीज़ भरी थी, तो मैंने हॉबी भरी थी, एक तो मैंने भरी थी फ्री कोचिंग फॉर इकोनॉमिकल पुअर स्टूडेंट्स, जो कि मैं उस समय दे भी रहा था। और सेकेंडली जो था मेरी हॉबी, मैंने क्रिकेट भरी थी। हालांकि मैं क्रिकेट से ज़्यादा अच्छे बाकी गेम्स खेलता हूँ। मैं टेबल टेनिस बहुत अच्छा खेलता हूँ, और मैं चेस बहुत अच्छी खेलता हूँ, लेकिन मैंने हॉबी फिर भी क्रिकेट भरी थी, बिकॉज क्रिकेट के बारे में मुझे नॉलेज जो है वो ज़्यादा अच्छी थी इन गेम्स के कंपेरिजन में। और चूँकि वहाँ पे मुझे पता था कि खेलना नहीं है वहाँ पे, तो आपको उससे रिलेटेड, जिस स्पोर्ट्स को आप भर रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो नेचुरली मुझे लगा कि मैं क्रिकेट के क्वेश्चंस के ज़्यादा अच्छे से आंसर दे सकता हूँ, तो मैंने क्रिकेट भरा था। मैंने 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है। पहली अटैम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन इंटरव्यू में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। मेरे रिटर्न में मार्क्स कम थे, इस वजह से नहीं हुआ था। लोगों ने मुझे एडवाइस दे दी कि आप इंटरव्यू की कोचिंग ले लीजिए, दिल्ली में जाके सिलेक्शन नहीं हुआ है तो। लेकिन मुझे चूँकि पता था कि इंटरव्यू में मेरे मार्क्स अच्छे हैं, तो इंटरव्यू में कहीं से कोई कमी नहीं है, मेरी रिटर्न में कमी है। तो मैंने रिटर्न में लिए मेहनत की, रिटर्न में मार्क्स और ज़्यादा बढ़ाए, और एज यूजुअल इंटरव्यू में दोबारा भी मुझे मार्क्स बहुत अच्छे मिले, और इस वजह से जो है मेरा रैंक भी बहुत अच्छा बन गया, और मैंने 20वां रैंक प्राप्त किया। तो 92 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, 20वां रैंक मुझे मिला था। मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस रेलवेज थी, जो लगभग सभी लोगों की थी, तो मुझे वो मिल गई थी।
अब बात आती है कि इंटरव्यू कैसे होता है, क्या होता है। तो इंटरव्यू में जो है 4 मेंबर्स रहते हैं और इंटरव्यू की अहमियत बहुत होती है, क्योंकि 3-4 मार्क्स से ही आपका जो है डिसाइड हो जाता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा कई बार। और 3-4 मार्क्स से ही आपकी रैंकिंग में भी जो है 10 या 12 का फ़र्क आ सकता है। जैसे मेरे इंटरव्यू में मेरी 20वीं रैंक थी, 24 रैंक तक रेलवे गया। हो सकता है 3-4 मार्क्स कम रहते और मुझे रेलवे नहीं मिलता, किसी दूसरी नौकरी में जाना पड़ता, बिकॉज 3-4 मार्क्स पे आपकी रैंकिंग जो है वो 6-7 डाउन हो जाती है। तो इस चीज़ का जो है ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि अब इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो इनिशियली जब आप स्टार्ट करेंगे तो जो चेयरमैन होंगे वो चेयरमैन आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, और चेयरमैन नॉर्मली आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं आपकी बायोडाटा देख के। जैसे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपका होम टाउन ग्वालियर है मेरा, तो ग्वालियर के बारे में कुछ हिस्ट्री होगी, कुछ आपकी ग्वालियर से रिलेटेड वो पूछ लेंगे। हो सकता है वो माधवराव सिंधिया के बारे में डिटेल्स पूछ लें, शिवाजीराव सिंधिया की डिटेल्स पूछ लें, या ग्वालियर का किला किसने बनवाया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लें। तो आपको कम से कम अपने होम टाउन के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, या आपके होम टाउन में कोई बहुत ही विशेष किसी चीज़ का उत्पादन होता है, या होम टाउन में आपका फेमस है जैसे किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो उसके बारे में नॉलेज बहुत अच्छी आपके पास होनी चाहिए। आपके होम टाउन में कोई रिसेंटली कोई जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, कुछ मान लीजिए कोई करंट अफेयर्स में कोई एक्टिविटी हुई है, या कोई आपकी इंसिडेंट हुई है रिसेंटली आपके 1-8 साल के अंदर, तो उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उस विषय में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब बात आई हॉबीज़ की, तो हॉबीज़ के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि क्रिकेट मैंने हॉबी बनी है, तो पहले तो क्रिकेट के बारे में उन्होंने मुझे पूछा। जैसे उस समय सचिन तेंदुलकर की कैप्टनशिप के बारे में काफ़ी चर्चा थी कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसके बारे में कुछ डिस्कशंस हुए। अजहर को वर्ल्ड कप की कैप्टनशिप दी थी, तो उसके बारे में कि ये डिसीजंस जो है वो सही था या नहीं था। आपसे बहुत ही समीक्षात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसकी कि आप जो है एनालिसिस करके आंसर दे सकें। जनरल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि वर्ल्ड कप में कैप्टन कौन था, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। कोई था तो क्यों था, उसके रीजन्स क्या थे, किसकी परफॉर्मेंस कैसी है, आप उसको कैसे रिव्यू करते हो। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपसे जनरल स्टडी में कोई क्वेश्चन आता है, तो क्लर्क लेवल के एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पानीपत का युद्ध कब हुआ था, या आपसे थोड़ा और कठिन क्वेश्चन पूछ दिया तो पानीपत का युद्ध कहाँ पर कौन से सन में हुआ था और किस किस के बीच हुआ था। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आईएएस में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। वहाँ आपसे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहाँ आपसे पूछा जाएगा पानीपत के युद्ध के क्या कारण थे, किन कारणों से ये युद्ध हुआ, इस युद्ध को कैसे रोका जा सकता था, या इस युद्ध में के पीछे की क्या पृष्ठभूमि थी, आप इस युद्ध का आकलन कैसे करते हैं। तो आपकी जो है एनालिसिस, आपकी एनालिटिक एबिलिटी कैसी है उसकी जांच करते हैं। आप कैसे किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं उसकी जांच होती है। जैसे मान लीजिए अभी इंडो चाइना का युद्ध हो रहा है। इंडो चाइना का युद्ध हो नहीं रहा है, लेकिन इंडिया चाइना का गलवान में कुछ झड़प हुई थी। तो वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि इंडिया और चाइना की जो है झड़प कहाँ हुई थी। ये पूछा जाएगा कि ये इसके पीछे क्या कारण थे, आप इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं, आप अपने नेबरिंग कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं, उसकी आप कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। इंडिया को अपनी जो पॉलिसीज़ हैं या जो नीति हैं उनमें कैसे परफॉर्म करना चाहिए कि इंडिया जो है वर्ल्ड में अपने आप को साबित कर सके, या इन सिचुएशंस का जो सिचुएशंस आ रही हैं उनका सामना कर सके। तो सारे क्वेश्चन जो है वो एनालिटिक थोड़े से होंगे, जिसमें आप अपना कुछ ऐड कर सकें कि हाँ आपकी नॉलेज का चेक हो सके कि आप इस विषय की गंभीरता को कैसे देखते हैं, इस विषय के बारे में आपको डिटेल में कितनी नॉलेज है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। आपको खाली रटे रटाए फिगर्स याद नहीं होने चाहिए, आपकी एनालिटिक एबिलिटी होनी चाहिए हर चीज़ में। और उसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर्स के जो आर्टिकल्स बीच में आते हैं, आपने देखा होगा जो मिडिल पेपर्स में कुछ आर्टिकल्स होते हैं और बहुत ही अच्छे राइटर्स के आर्टिकल्स होते हैं, वो पूरी समीक्षा करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर करंट अफेयर के टॉपिक के बारे में। तो उसको आप ज़रूर पढ़िए, एडिटोरियल ज़रूर पढ़िए, और उस समीक्षा से जो मैगजीन्स में भी जो समीक्षा आती है इंडिया टुडे वगैरह में, उसको पढ़िए। उसके आधार पर आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, या उस सब्जेक्ट की आपको नॉलेज होगी। यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं उसके वीडियो को, आपको उसकी नॉलेज होगी तभी आप उसमें जो है एनालिटिक आंसर दे सकते हैं कि हमारी क्षमता कितनी है, हमारे जो है, और जिस कंट्री दूसरे की बात हो रही है उसकी क्षमता कितनी है, हम लोगों के पास कैसे
वैलिड ग्रुप देख क्या क्या हम लोगों की जो है एबिलिटी है, किन किन एरिया में हम स्ट्रॉन्ग हैं, किन किन एरिया में हम वीक हैं। तो ये सब आपको जो है एनालिटिक आंसर देने होंगे, नॉर्मल आंसर क्वेश्चन आंसर टाइप के नहीं होते हैं। तो मेरा जो इंटरव्यू था इसमें बेसिकली जो है 3 टॉपिक मेरे लिए थे जो कि थे जनरल। तो ये उन्होंने पूछ लिया चेयरमैन ने, अपनी कोचिंग पर भी उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। बाकी मेरे जो 3 टॉपिक थे वो बेसिकली था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आपका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में मैंने मास्टर डिग्री की थी तो वो, और उसके बाद मैं ओपसी प्रोजेक्ट में टेलीकॉम में जॉब कर रहा था। तो 3 टॉपिक थे। तो ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट के उन्होंने मुझसे डिसएडवांटेज पूछे, नॉर्मली लोग एडवांटेज पूछते हैं पर डिसएडवांटेज पूछे क्योंकि उनको लग रहा था शायद मैंने इसकी तैयारी नहीं की होगी। उसके बाद मेरे से सिंगल फेज मोटर का वर्किंग पूछा गया ट्रांसफार्मर में। एक मेंबर था जिन्होंने, जो कि आईआईटी के प्रोफेसर थे मिस्टर कोठारी, उन्होंने बेसिकली जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे जिसमें सिंगल फेज मोटर की वर्किंग का प्रिंसिपल पूछा, स्कॉट कनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर्स के बारे में पूछा और इंडक्शन मोटर के बारे में पूछा और कुछ बैटरीज के बारे में पूछा। और जो चेयरमैन थे उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप जो जॉब छोड़ रहे हैं उससे आपको जो लॉस होगा। तो मैंने उनको आंसर दिया था कि सर मुझे इससे प्रॉफिट होगा क्योंकि जिस पोस्ट पे मैं आईएएस के बाद पहुंच जाऊंगा 4 साल में, उस पोस्ट पे यहाँ पहुंचने में मुझे जो है 10 से 15 साल लग जाएंगे। तो मुझे 11 साल का प्रॉफिट होगा, ना कि 4 साल का लॉस होगा जो मैंने जॉब किया। तो एक सेटिस्फाइंग आंसर उनको लगा ये। और सेकेंडली जो है फिर उस समय बीएसएनएल का निगमकरण भी हो रहा था, तो वो भी एक रीज़न था जॉब छोड़ने का, क्योंकि ये अक्सर लोग पूछते कि जॉब क्यों छोड़ रहा है पुराना वाला। तो इसमें एक सुपरफिशियल आंसर ना देके स्पेसिफिक आंसर देना है। और आप इसमें आप ये भी बताते हैं कि मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा, तो उसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि हर आदमी अपने फ़ायदे के लिए काम करता है, ये वो भी जानते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। इसके बाद जो है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, इसमें मैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में थीसिस कर रहा था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। टाबुची मेथड मेरा इंपॉर्टेंट था, जो क्रिटिकल पाथ मेथड सीपीएम पर टेक्नोलॉजी होती हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज होती हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ही मेरा स्पेशलाइजेशन था जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में था। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट के बारे में, वो टेक्नोलॉजी में मैंने कहाँ कहाँ काम किया, उससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब डिस्कस किया। ओवरऑल इंटरव्यू बहुत सेटिस्फाइंग था और मुझे पता लग गया था कि इसमें मुझे नंबर अच्छे मिलेंगे। तो इसमें वैसे नॉर्मली जो है आपको 70-48% नंबर अगर मिल जाते हैं, 70% to 80%, तो ये बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं। तो ये सब टिप्स जो है आप यूज करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप सिंपली जो है सॉरी सर या आई डोंट नो कह सकते हैं, क्योंकि अननेसेसरी उसमें टाइम ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका टाइम उसमें ख़राब हो जाएगा और वो आपको उलझाते चले जाएंगे और 2-3 मिनट में आप उसमें फंस जाएंगे। तो वो आपके लिए ज़्यादा डेंजरस होगा, बजाय कि उस चीज़ को 5 सेकंड में ख़त्म कर दीजिए। बाकी के 3-4 मिनट जो हैं उसमें आप, हो सकता है दूसरा अच्छा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आप बढ़िया परफॉर्म कर सकें। तो नॉर्मली जो होता है वो आधे घंटे का होता है, किसी का जल्दी भी हो जाता है 25 मिनट, किसी का 35 मिनट, बट नॉर्मल जो पीरियड है वो यही होता है। तो आई होप कि आज मैंने आपको उसके बारे में काफ़ी कुछ अच्छे से बता पाया। और आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए और ये मान के चलिए कि बहुत ही फेयर होता है। और यूपीएससी में जो है कहीं कुछ आपको इस तरह का नहीं मिलेगा। मेरे दोनों बार नंबर बहुत अच्छे आए थे और जो है इंटरव्यू में जैसी मेरी परफॉर्मेंस थी उसके हिसाब से जो नंबर आए थे वो मुझे एकदम सेटिस्फाइंग लगे और मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि इसमें कहीं कुछ नंबर मेरे ठीक नहीं है या कुछ कम है या ज़्यादा है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि 2-4 नंबर से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और इंटरव्यू में तो 10-20 नंबर, अगर आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी भी ख़राब हो गई तो 20-25 नंबर का अंतर आ जाएगा। उससे हो सकता है आप पूरी लिस्ट से ही आउट हो जाएं या आपके बहुत लोअर रैंक पर सिलेक्शन हो। तो इस इम्पॉर्टेंट बहुत होता है, अच्छे से तैयारी करिए और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।